हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी की समरी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में बहुत सारी डेट्स भी मेंशन की गई हैं, तो मैंने सबसे पहले डेट्स को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैप्टर को समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आप सोच रहे होंगे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डेट्स को डाल दिया है, बट ये डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इन सब डेट्स के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर किसी को सिर्फ डेट्स ही पढ़नी हो, इसीलिए मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में डेट्स को मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम कुछ डेट्स को देख लेते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 1498 में क्या हुआ था? वास्को डी गामा जो थे, पोर्टुगीज़ जो थे, इन्होंने डिस्कवर करा था सी रूट इंडिया तक आने का। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी, सोल राइट मिला था कि वो इंडिया में आकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो सेटअप करी थी ब्रिटिशर्स ने, वो हुगली नदी पे करी थी। ओके। 1696 कंपनी ने क्या कर दिया? स्टार्ट करना बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, मतलब उन्होंने किलाबंदी करना शुरू कर दी। जो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी उसमें उन्होंने किलाबंदी करना शुरू कर दी और वो अपने आर्मीज़ को रखने लगे। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है और सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। 1757 में प्लासी का बैटल हुआ। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1765 में मुगल एम्पीरियर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, मतलब इनको ये कंपनी को क्या दे दिया गया? दीवान दे दिया गया। इसमें ये था कि आप जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, आप जो है ड्यूटी फ्री टैक्स, आपको ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1782 से 1999 तक टीपू सुल्तान ने रूल करा मैसूर पर। 1767 से 69 तक फर्स्ट बैटल हुआ कंपनी और मैसूर के बीच में। मैसूर और कंपनी के बीच में एक्चुअली 4 बैटल्स हुए थे, वो उनके बारे में बता रखा है। 1780 से 84 में सेकंड बैटल हुआ। 1790 से 92 में थर्ड बैटल हुआ और 1799 में लास्ट बैटल हुआ कंपनी और मैसूर के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। 1801 में द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी। 1803-05 में क्या हुआ? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। 1817-19 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। 1813-23 जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ओके। अब ये बता रखा है कि पंजाब पे कब कब्जा कर लिया, ठीक है, संबलपुर, उदयपुर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। 1848 से 56 में लॉर्ड डलहौसी जो है वो गवर्नर जनरल बने इंडिया के और 1857 में ग्रेट रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन इंडिया। तो ये कुछ डेट्स थी। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं और उसकी समरी को समझते हैं। चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक कंपनी जो कि भारत में ट्रेड करने के लिए आई और उसने यहाँ पर आकर के अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, तो चलिए उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। The British power began to emerge in India from the second half of the 18th century. जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया में आकर के अपनी पावर का स्टैब्लिशमेंट कब करा? 18th सेंचुरी में। British originally came to India as a small trading company and were reluctant to acquire territories. अब वो आए तो थे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनीज के तौर पे कि हम ट्रेड करने आ रहे हैं। अल्टीमेटली वो एक मास्टर बन गए, मतलब उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग का था बिजनेस उसको बहुत ही वास्ट कर लिया, बहुत ही बड़ा कर लिया और वो डोमिनेट भी बहुत करते थे। इस चीज़ों को करने में भले ही टाइम लगा पर उन्होंने बहुत टाइम तक हमारे इंडिया पे क्या करा? राज करा। ये चीज़ आपको पता होगी। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? चार्टर मिला, जो कि किसने दिया? क्वीन एलिजाबेथ ने। उन्होंने उनको परमिशन दी, सिर्फ इकलौता उन्हीं को मतलब राइट मिला ये कि वो ट्रेड आकर के करेंगे। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है। The royal charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market. The Portuguese established their presence in the western coast of India and got their base in Goa. अब क्या हुआ? अब वो लोग सी रूट से आए, ठीक है, कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा? इंडिया में ऑलरेडी कौन थे? पोर्टुगीज़ थे।
इन्होंने अपना बिजनेस ऑलरेडी इन्होंने अपना ट्रेडिंग ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा था, कहाँ पर, गोवा में। बाय द अर्लीस्ट 17th सेंचुरी वहाँ पर उन्होंने और किसको देखा, डच को भी देखा कि डच भी आ गए थे, ठीक है, वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। सून फिर क्या हुआ, फ्रेंच भी आ गए, ठीक है। तो ये सब लोग वहाँ पर बिजनेस ट्रेडिंग करने के लिए आ गए थे। जो पोर्टुगीज़ जो आए थे उसमें से जो सी रूट जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो किया था वास्को डिगामा ने। ओके, ऑल द कंपनीज वांटेड टू बाय द सेम थिंग। सारी कंपनीज क्या चाहती थी, एक ही चीज़ को खरीदना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिलता था, सिल्क मिलता था, पेपर मिलता था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे मसाले मिलते थे इंडिया में। तो सब लोग यहाँ से क्या करना चाहते थे, इन चीज़ों को खरीदना चाहते थे और अपने यहाँ पर जा कर के उसको एक्सपोर्ट करके मतलब बेचना चाहते थे, ठीक है। कंपटीशन अमंग द कंपनीज पुश्ड अप द प्राइस। अब जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पैसों में जो प्राइस मतलब जो रेट है उनका चीज़ों का वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। अब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स जो थे ये लोग कैलकाटा में मतलब बंगाल में इन्होंने अपना वो अपना ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करा, कहाँ पर, हुगली नदी पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। सून द ट्रेड एक्सपेंडेड एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जब इनका ट्रेड जो है वो बड़ा होने लगा तो इन्होंने अपने मर्चेंट्स को भी अपनी फैक्ट्री के पास रहने के लिए क्या कर लिया, बुला लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। 1696 में क्या हुआ, इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। इनकी जो कंपनीज थी इसके आसपास इन्होंने क्या स्टार्ट करा, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करा, मतलब किलाबंदी, ठीक है। इट ऑल्सो ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी ज़मींदारी राइट्स। अब मुगल के ऑफिशियल्स ने इनको क्या दे दिया, ज़मींदारी राइट दे दिया, 3 गाँव के ऊपर इनको ज़मींदारी राइट मिल गया। उसमें से एक कौन सा था, कलिकत्ता, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, कैलकाटा या फिर कोलकाता। मुग़ल एम्पीरियर औरंगजेब जो था इसने इनको फरमान दिया, मतलब क्या दिया कि कंपनी को राइट है कि वो ट्रेड कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, मतलब इनको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे, बट इन सब की आड़ में ये जो प्राइवेट बिजनेस करते थे उस पर भी ये लोग टैक्स नहीं पे करने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे ये जो ट्रेड था ये किस में बदल गया, बैटल में। The officials of the company who were carrying on private trades were expected to pay duty, but they refused to pay, which angered the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. This led to fierce battle. जैसे मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने भी ड्यूटी पे करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो मुर्शिद कुली खान को क्या आया, गुस्सा आया। उसने मतलब अब ये चीज़ें क्या बन गई, एक लड़ाई का कारण बन गई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की लड़ाई मतलब मरने के बाद द बंगाल ऑफ नवाब्स कौन कौन बने, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला। वन आफ्टर अनदर रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। इन सब ने एक मतलब बना कर दिया था कंपनी को किसी भी प्रकार से छूट देने के लिए, कंसेशन देने के लिए। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। इन सच अ सिचुएशन द कंपनी बिगेन टू थिंक अबाउट रिप्लेसिंग सिराजुद्दौला। इन सब सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने क्या सोचा कि ये सिराजुद्दौला अपना बहुत दिखा रहा है, मतलब कि हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, हमें कुछ भी काम नहीं करने दे रहा है। ये सिराजुद्दौला ने क्या करा था, इनके जो फोर्ट थे, जो किलाबंदी थी उसको भी रोक दिया था, इनसे रेवेन्यू मांगता था सिराजुद्दौला। जो ये कंसेशन कहते थे कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे, सिराजुद्दौला ने उसके लिए भी कहा कि आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 लोगों को ले जा करके उसने इनके जो किलाबंदी इन्होंने कर रखी थी उसको, कंपनी जो थी उस पर अपना कब्जा किया और जो आर्मी थी उसको डिसआर्म्ड कर दिया सिराजुद्दौला ने, इनकी जो भी आर्मी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। ऐसा करके तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये सब क्या हो रहा है, तो अब इन क्या हुआ, एक टाइप से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। इन सच सिचुएशन द कंपनी बिगेन टू थिंक अबाउट रिप्लेसिंग सिराजुद्दौला। उन्होंने सोचा ये सिराजुद्दौला तो हमें कुछ नहीं करने दे रहा है, इसको तो हमें मारना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। दिस फाइनली लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। ये जो सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई हुई थी इनको इसी को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला को की हार हुई। कैसे हार हुई कि सिराजुद्दौला इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने मीर ज़फ़र के साथ मिलकर के प्लानिंग की और इन्होंने मिलकर के मीर ज़फ़र से कहा कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद हम तुमको नवाब बना देंगे। और क्या हुआ, दोनों ने मिलकर के सिराजुद्दौला को मार दिया। तो इन विच सिराजुद्दौला गॉट डिफीटेड फॉर द कंपनी। इट वॉज द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया। ये कंपनी की पहली जीत थी इंडिया में। मीर ज़फ़र हु हैड डिसीव्ड
सिराजुद्दौला एंड वॉज मेड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब जो है मीर ज़फ़र जो है वो बंगाल का न्यू नवाब बन गया। अब क्या हुआ, मीर ज़फ़र जो है वो लोग क्या सोचते थे कि हम इसको, जो ये रूलर्स हैं, इनको हम पपेट बना के रखेंगे। पपेट मतलब हम इनसे अपने मन का काम करवाएंगे, हम कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, हम खूब रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हम खूब किलाबंदी करेंगे। तो मीर ज़फ़र ने भी इन ब्रिटिशर्स को नहीं चलने दिया। अब इन्होंने कहा तो मीर ज़फ़र भी नहीं चलने दे रहा, तो इसको हटा करके इन्होंने मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम ने भी इनकी बात को नहीं माना तो मीर कासिम को इन्होंने हरा दिया। जब जो मीर कासिम के साथ जो लड़ाई हुई उसे बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी ने अपॉइंट करा रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। दीज रेजिडेंट्स वर पॉलिटिकल और commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. Through the residents, the company began interfering in the internal matters of the Indian states. Soon the company forced the states into a subsidiary alliance. अब देखो इस केस में क्या था, अब कंपनी की जड़ें मजबूत होने लगी। अब कंपनी ने सोचा कि वो अपने एक इंडियन रेजिडेंट को, तो कंपनी ने फैसला लिया कि वो अपने एक रेजिडेंट को इंडियन स्टेट में अपॉइंट करेंगे। कंपनी के द्वारा एक पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट था जो कि इसमें मौजूद रहेगा और वो कंपनी के हित में ही क्या लेगा, डिसीजंस लेगा। तो ये कंपनी के फेवर में ही था। अब इन रेजिडेंट्स के द्वारा ही बहुत सारे डिसीजंस थे जो लिए जाने लगे। अब इस रेजिडेंट ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया जो भी इंडियन स्टेट के इंटरनल मैटर्स हुआ करते थे। अब कंपनी ने क्या फोर्स करा, स्टेट को सब्सिडरी अलाइंस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे राजा के बाद किसको सत्ता मिलेगी, किसको गद्दी मिलेगी, अब इस प्रकार के सारे डिसीजंस ये रेजिडेंट जो है वो लेने लगा। सब्सिडरी अलाइंस के अंतर्गत क्या होता था कि इन लोगों को, जो इंडियंस जो थे, उनको आर्मी नहीं रखने दी जाती थी उनकी खुद की। उनको आर्मी जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, मतलब कंपनी ही आर्मी देगी उन लोगों को। अब उन आर्मी का जो मेंटेनेंस है वो सब इन रूलर्स को खुद करना पड़ेगा, उसका पैसा खुद देना पड़ेगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता था कि ये जो रूलर्स हैं इतना पैसा नहीं कर पाते थे कि वो उस आर्मी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो पेनल्टी के तौर पर कंपनी जो है वो इन रूलर्स की जो टेरिटरी है, जो राज है, उसको क्या कर लेती थी, हड़प लेती थी, मतलब उस पर अपना कंट्रोल कर लेती थी। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। वेन एवर द कंपनी सॉ अ थ्रेट, जब भी वो कभी कोई डर देखती थी जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड, इट रिस्टोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। इन दिस रिगार्ड वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मैसूर। अब मैसूर के एग्जाम्पल को देखते हैं। मैसूर हैड बिकम पावरफुल अंडर रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। मैसूर में जो पावरफुल रूलर्स जो थे, जो राज्य कर रहे थे, वो कौन थे, हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। कंपनी ने इनके साथ 4 वॉर करे, 4 लड़ाइयाँ हुई मैसूर के साथ। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर जो है बहुत ही पावरफुल था। उसके जो रूलर्स थे लाइक हैदर अली, जिन्होंने रूल करा 1761 से 1782 में, और उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिन्होंने रूल करा 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डेमन। अब 1785 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने उनको मना कर दिया एक्सपोर्ट करने से, कि आप सैंडलवुड, पेपर और कार्डेमन का एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। उन्होंने जो लोकल मर्चेंट्स जो थे उन लोगों से मना कर दिया कि आप कंपनी के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे, और उनके जो रिलेशनशिप्स थे वो फ्रेंच के साथ क्या हो गए, अच्छे होने लग गए, ठीक है। अब ब्रिटिश क्या हो गए, फ्यूरियस, मतलब बहुत ही उग्र हो गए। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उनके साथ बैटल स्टार्ट करा, मतलब लड़ाइयाँ। तो ये 4 वॉर हुए जो कि 1767 से 69 तक, फिर 1780 से 84, 1790 से 92 एंड देन 1799। लास्ट बैटल जो कि क्या था, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। इसमें क्या हुआ कि कंपनी जो है वो जीत गई।
और टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल को बचाते बचाते टीपू सुल्तान जो है वो क्या हुए, शहीद हो गए। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डेंसिटी ऑफ द वुडयर्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। अब मैसूर पे भी क्या इम्पोज, अब ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ी मराठास पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई में उन्होंने मराठा को भी हरा दिया। इसके बाद मराठा किंगडम अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो गया, जिसके हर एक क्या हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे। यहाँ पे जो इनकी डायनेस्टी थी वो अलग अलग थी, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकड़, भोसले, ये सब काम किया करते थे एक पेशवा के अंदर। पेशवा क्या था, एक प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। इनका बेस कहाँ पे हुआ करता था, पुणे में हुआ करता था। महादजी सिंधिया और नाना फर्नांडिस, ये दो फेमस कौन है, मराठा सोल्जर्स हैं और स्टेटमैन्स हैं 18th सेंचुरी के। अब इसके बाद क्या हुआ, मराठास के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी अपना क्या करना चाहते थे, हक जमाना चाहते थे, यहाँ पे भी अपना इन सबको कैप्चर करना चाहते थे। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जो कि 1803 से 05 तक हुआ। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और उन्हें उड़ीसा मिल जाता है, और भी टेरिटरीज जो कि नॉर्थ में है यमुना की, जिसमें आगरा है, दिल्ली है, ये भी इनको मिल जाता है। अब थर्ड एंग्लो वॉर में मराठा को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, और पेशवा जो थे उनको वहाँ से हटा करके बिठूर भेज दिया गया, जो कि कानपुर के पास है। वहाँ पे उनको पेंशन देने जाने लगी और उनसे बोला गया कि उनको कंप्लीट इस सत्ता से बिल्कुल अलग रहना है। नाउ द कंपनी हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। अब साउथ में इनका पूरा क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था। अब क्या हुआ, लॉर्ड हाउसी उन्होंने क्या बोला कि चलो एक क्लेम किया जाए पैरामाउंसी का। पैरामाउंसी का जो इनिशिएशन था, इसका मतलब था कि जो मतलब सबसे ऊपर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं, उन्हीं को पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए और उन्हीं वो ही सबसे ऊपर हैं, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, इम्पॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है, मतलब ब्रिटिशर से ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। इंडियन स्टेट्स की पावर भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अभी अपने पावर को और बढ़ाना चाहते थे, तो इन्होंने कित्तूर मतलब कर्नाटका को भी अपने साथ जुड़ने की क्या करी, कोशिश करी, पर वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जो रानी चेन्नम्मा थी वो कौन थी, एंटी ब्रिटिश थी, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी। रानी चेन्नम्मा को अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और उनकी डेथ हो गई 1829 में, बट इसके बाद भी उनके चौकीदार ने इस लड़ाई को कायम रखा। उन चौकीदार का नाम रैना था। इस लड़ाई में भी इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और वो फिर उन्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं। इस तरीके से भी यहाँ पर ब्रिटिश रूल कायम हो जाता है। अब लेट 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि रशिया जो है वो यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे रशिया जो थी वो बहुत ही पावरफुल थी और वो भी अपने चीज़ों को बढ़ा रही थी। तो रशिया को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके हैं यहाँ पे भी क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ 1838 एंड 1842 में इनडायरेक्ट क्या स्टार्ट कर दिया, वॉर स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया 1843 में और फिर पंजाब पे भी। धीरे धीरे मोस्टली जगहों पे इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, बट कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर अभी कंपनी का कब्जा नहीं था। अब क्या स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई राजा का उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे कि उन्होंने कोई गोद लिया बेटा है, तो वो राजा का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इससे क्या होगा कि जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मतलब उनका खुद का बेटा नहीं होगा, तो वो जो राज्य है वो किसके अंडर में आ जाएगा, उसको ब्रिटिशर्स हड़प लेंगे, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अप्लाई हुई, मतलब इसके अकॉर्डिंगली सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब किसके कंट्रोल में आ गए, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। फाइनली ये अवध पे भी क्या करना चाहते थे, कब्जा। तो अवध पे भी कब्जा करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया कि अवध में क्या है, मिस गवर्नमेंट है।
मतलब अवध का जो सब चल रहा है राजपाट वगैरह, ये ठीक से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला अब आप अवध को क्या करो, हमारे कंट्रोल में दे दो, अवध को अब हम मैनेज करेंगे, हम चलाएंगे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन स्टेट पर अपना कब्जा करने की कोशिश की और कई जगहों पर कब्जा किया भी। अब इनका एक नया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया। अब कंपनी ने अपनी पावर बंगाल में भी इस्टेब्लिश कर ली, बॉम्बे में भी कर ली और मद्रास में भी कर ली। अब इनको 3 प्रेसिडेंसीज बना दिया गया, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। और हर एक प्रेसिडेंसीज में एक एक क्या होंगे, गवर्नर होंगे। और इनका जो सुप्रीम हेड जो होगा वो होगा गवर्नर जनरल। तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। अब ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए। 1772 में एक नया जुडिशियल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट को 2 कोर्ट में दिया गया, एक क्रिमिनल कोर्ट मतलब फौजदारी अदालत और एक सिविल कोर्ट मतलब दीवानी अदालत। यहाँ पे मौलवीज और हिंदूज की क्या ली गई, राय ली गई कि कैसे लोगों को दंड दिया जाए, ठीक है। पर हर पंडित जो है वो अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ से परेशान होकर के इन्होंने सोचा कि एक यूनिटी की बात की जाए जो मतलब एक सा हो। तो 1775 में 11 पंडितों के साथ मिलकर एक हिंदू धर्मशास्त्र बनाया गया। तो हमने क्या पढ़ा कि सब ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंगली अपने अलग अलग व्यूज़ दे रहे थे। तो 1775 में 11 पंडितों ने मिलकर के क्या बनाया, एक हिंदू लॉ बनाया और उसको बाद में हालहिट के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम्स लॉज भी आए जिसमें क्या बनाया गया, मुस्लिम्स के लिए भी लॉज को बनाया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की भी क्या हुई, स्थापना हुई। और क्या हुई, कोर्ट ऑफ अपील मतलब अपील कोर्ट, सदर निजामत अदालत, जिसको कहाँ पर सेटअप किया गया, कैलकाटा में। अब यहाँ पर क्या हुई, कलेक्टर्स की क्या हुई, नियुक्ति हुई, जिनका मेन जॉब क्या था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ को मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये सब इनके काम हुआ करते थे। अब इन्होंने अपनी आर्मीज़ में भी बहुत सारे क्या लेकर के आए, चेंजेस लेकर के आए। इन्होंने क्या देखा कि इनकी आर्मी किस पे थी, घुड़सवार थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ चेंजेस किए जाए, मतलब पैदल आर्मी रखी जाए जो कि गन संभाल सके, गन का यूज़ कर सके और ऐसे फिर लड़ाई कर सकें। अब इन्होंने नए नए सोल्जर्स क्या करने लगे, ये अपॉइंट करने लगे। तो ये सब क्या था कि आर्मीज़ में भी ये लोग क्या कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे। और जो आर्मी मेंस थे उनको क्या बोलते थे, सिपॉय। जो इंडियन वर्ड क्या है, सिपाही, जिसका मतलब होता है सोल्जर। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा और आपने देखा कैसे ब्रिटिशर्स ने आकर के अपने जो बिजनेसेस को एक्सपेंड करा, इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश की और इंडिया पे अपना हक जमाने की कोशिश की। तो होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मैंने इस चैप्टर में समरी को एक्सप्लेन किया है, डेट्स भी मेंशन की हैं। तो आप चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।